Good afternoon, students. I hope and wish you all are safe. In the previous classes, we discussed about some spreadsheet topics. We discussed about some practical things about the spreadsheet, the basic spreadsheet. In today's class, we will discuss about some formulas and functions, sortings, how to print the document, and how to just password protected of the Excel document. So now you have to just open the Excel. Excel कैसे open करते हैं? Now Excel, you can see just a spreadsheet. So there is a icon of open office into the desktop. So you have to just double click on the desktop open office icon, and then it will be appear into your screen. अब देखते हैं हम लोग स्क्रीन पे ये appear होगा, and now we can choose the spreadsheet option to start the spreadsheet formula to creating the spreadsheet डॉक्यूमेंट. तो ये हमारे स्क्रीन पे ये डॉक्यूमेंट है. प्रीवियस क्लास में हमने सारी चीजें देख ली थी कि स्टैंडर्ड टूल बार कहाँ है या अदरवाइज फाइल मेनू कहाँ है, स्टेटस बार क्या होता है. तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट ऑल द basic things related to that particular window. So now today we will discuss about the some formula. So before we putting the formula, we have to just creating a document. सबसे पहले हमें एक डेटा शीट बनाना होगा, तभी हम फार्मूला यूटिलाइज कर सकते हैं. फार्मूला यूटिलाइज करने के लिए मैंने पहले भी बता रखा है कि फार्मूला यूटिलाइज तभी होगा जब आप इक्वल टू साइन यूज करोगे. अगर आप विदाउट इक्वल टू साइन यूज करोगे तो क्या होगा कि फार्मूला यूटिलाइज नहीं होगा. मैं ये भी करके बताऊंगा कि फार्मूला कहाँ यूटिलाइज होता है, कहाँ यूटिलाइज नहीं होता है. मैं ये सारी चीजें करके बताऊंगा आप लोगों को. तो सबसे पहले हम लोग एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं, एक जनरल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे हमें एक जनरल कैलकुलेशन करने हैं. ठीक है, आपके बुक से ही देख लेते हैं उसी से, ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी. तो सबसे पहले हम एक बनाते हैं, एक स्टोर बनाते हैं. स्टोर की टोटल डिटेल्स, जैसे हमारे पास अगर बाय द वे कोई गुड्स है तो उस गुड्स की प्राइसिंग क्या है. ठीक है, वो कितने आइटम, अगर बाय द वे आप दुकान पे जाते हो तो आप दुकान पे कोई भी सामान परचेज करते हो, दुकानदार आपको बिल देता है. वो बिल देता है तो वो कैलकुलेट करता है ना, ये नंबर ऑफ आइटम, प्राइस एंड क्वांटिटी. ठीक है, वो आइटम नंबर कौन सा है, आइटम का कुछ कोड होता है. ठीक है, कौन सा आइटम है, वो साबुन है, बिस्कुट है, ठीक है, टॉयज है, क्या चीजें हैं या बुक्स है, तो कौन सी चीजें. आप उससे सबसे पहले वो आइटम देखता है कि आइटम कौन सा, उसकी प्राइसिंग क्या है और क्वांटिटी कितनी है. यानी प्राइसिंग ईच यूनिट मतलब कि एक यूनिट का प्राइस कितना है वो देखता है, एंड देन वो क्वांटिटी मैच करता है, देन वो कैलकुलेट करता है वो इतना मल्टीप्लाइड बाय इतना इक्वल टू इतना. तो ये एक कैलकुलेशन उसने मैनुअली किया. लेकिन यही हमारे पास अगर डेटा शीट रहता तो हम डायरेक्टली यहाँ पे फीड करते और हमें उसका कैलकुलेशन मिल जाता. तो सबसे पहले हम लोग ये डेटा शीट क्रिएट करते हैं. तो ध्यान से देखेंगे सब लोग. डेटा शीट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो एक स्टोर हम लोग बनाते हैं. तो भाई ये हमने स्टोर बनाने के लिए ऊपर सबसे पहले हेडिंग देंगे. तो हेडिंग तो यहाँ एक सिंगल सेल है, तो सिंगल सेल में हेडिंग आएगा नहीं. सो वी हैव टू जस्ट सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल. हमने एक रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट कर लिया. ये हमारा एक रेंज ऑफ सेल है. ठीक है, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, हमारे पास 5 ही रिक्वायरमेंट है तो हम लोग इतना ही कैलकुलेट करें. तो ये रेंज ऑफ सेल हमारा कवर हो गया. अब इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग डेटा को फीड करेंगे. अब इसे हम लोग क्या करेंगे, मर्ज करेंगे. तो मर्ज हम लोग कैसे करते हैं, तो मर्ज के लिए मैंने पहले ही बता रखा है कि यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज पैनल में मर्ज का एक ऑप्शन है. वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द मर्ज सेल ऑप्शन. यहाँ पे मर्ज सेल पे क्लिक कर दिया. अब ये हमारा क्या बन गया, एक कंप्लीट एक्सेल बन गया. यानी कि ये देख लो सब लोग, एक्सेल बन चुका है ये. ठीक है, इसमें कहीं कुछ ये नहीं है कि अलग अलग सेल बना है, ये हमारा एक्सेल बन गया है. सब लोग दिख रहा होगा. अगर ये बात करें तो ये सिंगल सेल है, बट ये क्या हो गया, एक्सेल बन गया. अब चाहे तो हम इसकी साइज को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. मैंने पहले बता रखा है कि यहाँ पे हम लोग चाहे तो रॉक की साइज को इंक्रीज करना है तो हम यहाँ पे माउस को क्लिक करेंगे, लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे. तो ये हमारा क्या बन गया, एक स्पेस ज्यादा बन गया. ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, वी हैव टू जस्ट पुट द डेटा आल्सो. तो डाटा पुट करने के लिए क्या करना पड़ता है, we have to just activate the cell and now write something into your keyboard. What about you writing, we have to just create a store. So ABC store, we have to just write ABC store. ये हमने एक पॉइंट बना लिया कि ABC स्टोर एक स्टोर है जिसका हमें एक डेटा बनाना है, एक कैलकुलेटिव डेटा बनाना है. तो VBS स्टोर में यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है कि ये सारी चीजें जो है, हमारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड में है
और बॉटम साइड में है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मैंने फॉर्मेटिंग फीचर्स में क्या बताया था कि फॉर्मेटिंग फीचर्स में इसमें अलाइनमेंट अप्लाई करने पड़ते हैं। सो यू हैव टू जस्ट पुट द अलाइनमेंट आल्सो। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट इसके प्रॉपर्टीज पैनल में जाएंगे एंड देयर इज अलाइनमेंट ऑप्शन, अलाइनमेंट सेंटर, सो द टेक्स्ट विल बी इन अ सेंटर एंड इट्स सेंटर आल्सो द वर्टिकल दैट मीन्स कि वो जो टेक्स्ट है वो बीच में एकदम आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके फॉर्मेटिंग फीचर्स को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। वी हैव टू जस्ट पुट द बोल्ड साइन, हम लोग बोल्ड साइन भी पुट कर सकते हैं। You have to just click the bold if you want to just change the font colors and there is an option of font color। यहाँ पे font color का भी option है, you have to just put the font color option, so the font color will be this type। and if you want to just put the background color, so there is a background color, you have to just put the background color also। यहाँ पे अपने background color भी put कर सकते हो, you have to just set the background color। the font color देख लो थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, you have to just change the font color also। यहाँ पे font color को change भी कर सकते हो। so this is the complete things। if you want to just increase the font style, there is option of increasing font style, there is like 13 14 15 what about you want, you have to just pick out into the particular font size dialog box and there is a font style box। so there is a different types of font style, you can choose according to your requirement। अपने requirement के अनुसार क्या करना है, आपको चूज कर लेना है कि कौन सा फॉन्ट आपको अच्छा लगता है, कौन सा फॉन्ट आप चाहते हो। यू कैन चूज दिस टाइप्स ऑफ फॉन्ट। सो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेटिंग फीचर्स, मैंने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर दिया था। नाउ वी हैव टू जस्ट क्रिएट द डेटा। एक मैंने बना दिया, क्या सीरियल नंबर बनाया। नाउ आइटम, कौन सा आइटम हम परचेज कर रहे हैं, हम उसके बारे में जाने। ठीक है, उसके बाद उसकी प्राइस क्या है, प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट की प्राइस कितनी है। नाउ क्वांटिटी, क्वांटिटी हमने डाला एंड नाउ वैल्यू। ये हमारा एक डेटा शीट बन गया। ठीक है, अब ये डेटा शीट के हेडिंग हो गए। अब इन हेडिंग को भी हम सेम फॉर्मेटिंग फीचर्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारा ये अलाइनमेंट अप्लाई नहीं है तो इसमें हम अलाइनमेंट पहले अप्लाई कर देंगे। एंड इफ यू वांट टू जस्ट बोल्ड देन क्रिएट द बोल्ड, कंट्रोल+B इज अ शॉर्टकट की टू बोल्ड। ठीक है, तो ये आ गया। देखो क्वांटिटी की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे एरर दे दिया था, मैंने पहले बताया था क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी की ये स्पेलिंग होती है। अगर जब भी कोई एरर देगा, सीरियल नंबर एसएल में इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि एसएल लिखा है, एसएल कोई चीज़ें नहीं होती है इसलिए एसएल दिया हुआ है। तो ये हमारा सही है। कभी भी अगर जो चीज़ें स्पेलिंग सही होती है उसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी सिस्टम में जो उसके डिक्शनरी में नहीं होता है तो उस वर्ड को भी ये गलत बताया है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो 1 2, अब हम सीरियल नंबर डाल देंगे। अब देखो यहाँ 1 और 2, यहाँ भी एक समझने वाली बात है। ठीक है, 1 2 हमने डाला, पहले तो इसे सेंटर कर दें। ठीक है, सेंटर कर दिया हमने। ठीक है, नाउ अब बात करेंगे इस 1 2 की। तो 1 2 के बाद यहाँ 3 4 हमें लिखना था, 3 4 5 6 तक तो फोन जहाँ तक हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑटो फिल फीचर्स को हम लोग अप्लाई करते हैं, बिकॉज एक्सेल हैव ऑटो फिल फीचर्स ऑप्शन। सो यू हैव टू जस्ट ड्रैग, सेलेक्ट द some cells and drag it from according to your requirement, drag it from where you want to just fill that particular data। ठीक है, जहां भी आप फिल करना चाहते हो वो उसे ड्रैग कर सकते हो। तो फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट करने के लिए क्या बताया था मैंने, ड्रैगिंग प्रोसेस से भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों सेल को सेलेक्ट करेंगे। इन दोनों सेल को सेलेक्ट करने का मतलब होता है कि जैसा मैंने इन दोनों सेल में किया है वैसा ही आगे की तरफ काम करने के लिए ये हम लोग सिस्टम को बताते हैं कि जैसा हमने ऊपर लिख रखा है वही सेम चीजें हम लोग यहाँ भी अप्लाई करते हैं, नीचे भी अप्लाई होना चाहिए। अब हम यहाँ पे इसके कॉर्नर पॉइंट पे रखेंगे, देखो एक प्लस हेरी साइन बन जाता है जब भी हम इसके राइट बॉटम कॉर्नर पे रखते हैं अपने माउस के पॉइंटर को, तो ये एक प्लस हेरी साइन बन रहा है, दिख रहा है सबको। तो प्लस हेरी साइन जब भी बनेगा तो हम अपने लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करेंगे माउस के एंड देन नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। जितना हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे ये देख लो यहाँ पे ये नंबर लिखाता जा रहा है। ठीक है, यानी कि जितना हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और जितना कम करेंगे ये ऑटोमेटिकली नंबर यहाँ ऑटो फिल हो रहा है। तो हम लोग 5 को लेके चलते हैं, 5 हमने ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो ये ऑलरेडी फिल हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 ये नंबर हमारे पास ऑटो फिल हो गया। अगर हम लोग 100 करते, 200 करते, 500 करते तो जितने भी करते ये सारे नंबर ऑटो फिल होते रहते। तो ये हमारा सीरियल ऑटो फिलिंग का नंबर है। अब ऑटो फिलिंग में और भी सारे फीचर्स होते हैं, जैसे अब संडे मंडे भी फिट करना है तो संडे लिख दिया और ड्रैग कर दिया तो वो सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेता है कि दिस इज संडे मंडे ट्यूसडे जो भी है। जनवरी फरवरी अप्लाई करना है तो यू कैन जस्ट राइट द जनवरी, एक चीज लिखना है जनवरी लिखना है एंड देन ड्रैग इट फ्रॉम अकॉर्डिंग टू योर नीड। सो ड्रैग उसे जिस तरह करना है, जिस कंडीशन में करना है, जिस वे में करना है, जिधर आप चाहते हो उस साइड वो क्या होगा, वो ड्रैग होता जाएगा और लिखाता जाएगा। सो दिस इज द ऑटो फिल फीचर। अब हम लोग एक आइटम ले लेते हैं।
बाय द वे आइटम का माने एक्स वाई जेड डी ई, ये 5 आइटम हमने मान लिए। अब यहाँ पे हम लोग देखें फिर ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया। इस कंडीशन देखो जब सब बार बार लेफ्ट अलाइनमेंट सब में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट ऑप्शन ही सब में रहता है, तो अगर हम चाहते हैं कि नहीं एक ही बार राइट अलाइनमेंट सबका सेंटर अलाइनमेंट कर दे, तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये पूरे रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट कर लिया, तो रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट करने के बाद सीधे सब में एक बार में ये अलाइनमेंट अप्लाई कर दिया। अब जब भी हमें टेस्ट लिखना है और जब भी टेस्ट लिखाएगा तो वो हमेशा सेंटर में ही लिखाएगा। उसके लिए हमें बार बार अलाइनमेंट सेट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बार बार अलाइनमेंट सेट करना मतलब टाइम टेकन होता है। टाइम टेकन हमें नहीं लेना है, ठीक है, उतना टाइम हमारे पास नहीं है। हम लोग बहुत जल्दी बहुत कम समय में इस काम को करना चाहते हैं। तो ना अब प्राइस की बात करते थे, किसी के प्राइस दे दिया हमने 30, किसी के प्राइस दे दिया 20, किसी के दे दिया 10, ठीक है, किसी का दे दिया 15, किसी का दे दिया 40। तो ये हमारे पास हर जो आइटम है उसकी प्राइसिंग हो गई। अब हमारे पास होती है क्वांटिटी, तो हमारा जो कस्टमर है वो कितने क्वांटिटी के आइटम को खरीद रहा है। भाई तो इसका खरीदा 2, इसका खरीदा 3, इसका खरीदा 1, इसका खरीदा 5, ठीक है, इसका खरीदा 3। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटी हो गए। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है। अब नाउ वैल्यू की बात आती है। वैल्यू दैट मीन्स टोटल कॉस्ट। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अगर हमारे पास एक कस्टमर है, वो 2 एक्स आइटम को जो कि 30 रुपए का आइटम है वो 2 क्वांटिटी में लेता है, यानी 2 यूनिट लेता है, तो उसका कितना प्राइस होगा। तो इस मुताबिक हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जनरली तो ये छोटा कैलकुलेशन है तो लोग के माइंड में रहता है, लेकिन अगर यही कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, अब जो एक्स आइटम है वो 30 यूनिट 30 रुपए पर यूनिट है और वो 2020 या 2023 पीस खरीदेगा वो, तो उस कंडीशन में उसको कैलकुलेट करना टफ हो जाएगा। तो बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ चीजें आसान हो जाएगी अगर हम लोग एक बार कैलकुलेशन सेट कर दिए। तो हम लोग कैसे सेट करते हैं, सबसे पहले you have to just put the equal to sign before writing। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। so before writing the formula we have to just equal to sign। तो first we have to equal to sign। equal to sign अगर नहीं देंगे तो हमारा फॉर्मूला नहीं होगा। तो first we have to just press the equal to sign and now अब हमें क्या करना है, हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे जाते हैं। मैंने पहले ही बताया कि कंप्यूटर के बहुत सारी चीजें मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे डिपेंड होती है। अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फार्मूला नहीं आते तो उस कंडीशन में बहुत मुश्किल हो जाता है कोई भी फार्मूला को लिखना। तो सबसे पहले अब बात करते हैं वैल्यू। तो वैल्यू जब हमारा टोटल कॉस्ट का बात आएगा, टोटल कॉस्ट का फार्मूला क्या होगा, पर यूनिट आइटम मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, यानी जितना आइटम होगा मल्टीप्लाइड बाय कितना क्वांटिटी, यानी एक यूनिट की प्राइस, एक आइटम का प्राइस मल्टीप्लाइड बाय वो कितना आइटम लिया है, ठीक है। तो ये हम लोग कैलकुलेट, ये फॉर्मूला हो गया, यानी कि ये सेल मल्टीप्लाइड बाय ये सेल, तब यहाँ पे रिजल्ट आएगा हमारे पास वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं प्राइसिंग फर्स्ट सेल एंड देन मल्टीप्लिकेशन का साइन हमारे पास है, मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दिया, ठीक है। एंड नाउ दिस सेल आल्सो, ठीक है। अब क्वांटिटी के सेल को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। हम लोग सेलेक्ट भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर हम यहाँ पे जैसे हमने क्या क्या किया, क्लिक किया तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ आ गया। हम लोग चाहें तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ये हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, अगर पता है सेल का एड्रेस तो ये C3 है, तो हम लोग लिखेंगे C3 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय D3, मल्टीप्लाइड बाय D3, ये हम लोगों ने लिख भी दिया एंड देन प्रेस एंटर। अब हम लोग प्रेस एंटर करेंगे तो ये हमारे पास देखो यहाँ पे कैलकुलेटिव डेटा जो है ये 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 60 होता है, तो ये हमारे पास 60 हो गया। अब हम अगर यहाँ पे क्वांटिटी 4 भी कर देंगे तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली वो अपने वैल्यू को चेंज कर लिया। यहाँ पे अगर हम 10 भी कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ, वैल्यू को चेंज कर लिया। सो दिस इज द लाइक फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, वैल्यू होती है, कैसे हम लोग वैल्यू पुट करती है, कैसे हमारे पास ये वैल्यू आ गया। अब ये चीजें हमारे पास कैलकुलेशन के रूप में आ गई। तो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा ये चीजें क्या है, कैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब यहीं पे एक चीज और देख लो कि अगर बाय द वे हम लोग इसे डिलीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे विदाउट इक्वल टू साइन हम यही चीजें देते हैं, C3 मल्टीप्लाइड बाय डी कहाँ गया D3। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे C3 Z3 लिखने के बाद हम लोग इंटरप्रेस करेंगे, इंटरप्रेस करेंगे, इंटरप्रेस किया तो क्या हो गया, ये हमारा C3 और D3 लिखा हुआ आ गया। दैट मीन्स कि अगर हम इक्वल टू साइन नहीं देते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा वो जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में ही आ जाता है। इसलिए हमें फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले इक्वल टू साइन देना पड़ता है, देन
जो भी सेल नंबर है एंड देन जो नेक्स्ट सेल है ये देखिए पुट करेंगे तो ये हमारा फार्मूला आ गया। अब ये हम लोग जान गए फार्मूला के बारे में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग आगे भी देखेंगे, बहुत सारे और फंक्शंस के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज किया, एडिशन ऑपरेटर होता है, डिवीजन ऑपरेटर होता है, सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है, यानी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। दीज आर द सम अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो चलो हम लोग बात करते हैं इसके बाद। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, अब इसे हम वही सेम चीज ऑटोफिल फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमारा काम करेगा रिलेटिव सेल रेफरेंस। हम लोगों ने सेल रेफरेंस पढ़ रखा था, ठीक है। सेल रेफरेंस क्या होता है हम लोगों ने वो देख रखा था कि सेल रेफरेंस क्या होता है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसे कर लेते हैं, फिर हम लोग सेल रेफरेंसिंग पे बात करते हैं। तो सबसे पहले ऑटोफिल फीचर्स के लिए सेम यही चीज करेंगे। ये हमारा प्लस साइन है, इस प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। तो खैर देख लेते हैं पहले, ये हम लोगों ने इसे ड्रैग कर दिया। अब देखो जैसे ही ड्रैग किया तो ये सारे में अपना फॉर्मूला, अपने सेल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला फीड हो गया। दैट मीन्स कि ये 20 मल्टीप्लाइड बाय 30 इक्वल टू 60, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 10, 15 मल्टीप्लाइड बाय 50 इक्वल टू 75, 40 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल टू 120। तो ये एक अपने आप ये क्या हो गया, रिलेट कर लिया, कोरिलेट कर लिया अपने आप को। रिलेटिव सेल रेफरेंस यही होता है, ठीक है। हम लोग आगे भी देखेंगे इसके। अब रिलेटिव सेल रेफरेंस सबसे पहले कुछ चीजें और देख लें हम लोग की क्या चीजें होती है। अब एक चीज और फॉर्मूला इसी में देख लो, ऐड करने के लिए। अब बाय द वे यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया, तो अब किसी ने इतने सारे आइटम्स को परचेज किया तो उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी हुई। तो हम लोग यहाँ पे एक बनाते हैं टोटल, हम लोग एक बना लिए टोटल, ठीक है, गलत, टोटल ये हमने बना लिया। इसे फिर से बोल्ड कर दिया, ठीक है, और इसे हम लोग सेंटर अलाइनमेंट अप्लाई कर देंगे। सेंटर अलाइनमेंट चला गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एडिशन फीचर्स अप्लाई करते हैं। तो एडिशन फीचर्स के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्टली फार्मूला लिख दिए, लाइक जो सेल नंबर बताया प्लस 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 प्लस, ये फार्मूला हमारे पास लिखा चला गया। अदरवाइज हम फंक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम लोग जनरल को समझ लें, जनरल फीचर्स क्या होता है। सबसे पहले इक्वल टू साइन देंगे एंड नाउ ये कौन सा है, E3, ठीक है। E3 को सेलेक्ट करेंगे, नाउ प्लस साइन, नाउ E4, नाउ प्लस साइन, E5 प्लस साइन, E6 प्लस साइन, E7 प्लस साइन, ठीक है। तो ये आ गया। तो E7 तक हमें कैलकुलेट करना, हमारे पास 5 डेटा है, 5 डाटा हो गया। अब हम यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर जैसे हमने प्रेस किया तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास जो टोटल कैलकुलेटिव डेटा है, जब उसे कैलकुलेट करोगे तो ये क्या बताएगा, यही टोटल कैलकुलेशन आएगा। ये हमारा टोटल कैलकुलेशन है। तो ये हम लोग देख लिए कैसे हम लोग एडिशन का फीचर्स भी अप्लाई करते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक चीज, रेफरेंस हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेफरेंस, दैट इज रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और मिक्स्ड सेल रेफरेंस। 3 रेफरेंसेस के बारे में हमने पढ़ रखा है। तो ये तीनों रेफरेंसेस के बारे में हम लोग देखेंगे क्या होता है ये तीनों रेफरेंसेस। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो ये 3 रेफरेंसेस में सबसे पहले हम लोग लेते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस, जो हमने अभी तुरंत अप्लाई किया रिलेटिव सेल रेफरेंस। दैट मीन्स कि हमने फॉर्मूला लिखा इस वाले सेल में, इस सेल में हमने क्या लिखा, फॉर्मूला लिखा C3 मल्टीप्लाइड बाई D3। लेकिन जब इसे कॉपी किया, ये जो अभी हमने ड्रैग किया, दैट मीन्स कॉपी करना होता है। तो कॉपी जब यहाँ पे करेंगे, अभी हम लोग इसको फिर से डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे देखो जितनी क्वांटिटी है ये यहाँ पे आ गई। अब डिलीट करने का मतलब होता है कि अब यहाँ पे जो C3 D3 है, अब हम इसे अगर कॉपी भी करते हैं, भाई तो यहाँ हमने इसे किया, कॉपी किया, या राइट क्लिक करके इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं और फिर से इसमें पेस्ट कर देते हैं। देखो पेस्ट करते ही क्या हो गया, पेस्ट करते ही ये ऑटोमेटिकली अपने सेल को रिलेट कर लिया। दैट मीन्स ये इसकी वैल्यू को नहीं लिया, C3 D3 को नहीं लिया, ये क्या कर दिया, C4 एंड D4 को कैलकुलेट करके जो जो इसकी वैल्यू है, जो इसके सामने का सेल है C4 एंड D4, ये उसे अपने सामने ले लिया। तो C4 D4 के वैल्यू को कैलकुलेट करके इसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो ये है रिलेटिव सेल रेफरेंस। दैट मीन्स कि एवरी सेल just relate their data, just relate their cell into the like a different copied cell, ठीक है। वो क्या कर लेता है कि वो कॉपीड सेल से डिफरेंट करके अपने जो कोरिलेटिव डेटा है वो उसे रिलेट कर लेता है। अब हम इसे ड्रैग भी करेंगे, ये देखो ड्रैग किया तो भी ये सारे डेटा को कोरिलेट कर दिया। दैट मींस ये C6 D6 C7 D7 ये ऑटोमेटिकली अपने डेटा को कोरिलेट कर लिया। समझ में आ गई बात। तो ये हमारा हो गया रिलेटिव सेल रेफरेंस। अब बात करते हैं हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की। दैट मींस कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है,
एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में हमारा क्या था कि डेटा जो है, हमारा सेल नंबर जो है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, यही हमने बताया था ना, सेल नंबर नहीं चेंज होता, यानी कि अगर हमने वैल्यू डाली, अब यहाँ पे एक बात करें, यहाँ हम लोग ले लो एब्सोल्यूट, एक एब्सोल्यूट ले लिया, एब्सोल्यूट एक ले लिया हमने। ठीक है, अब एब्सोल्यूट में हम लोग देखेंगे सबसे पहले, अब यहाँ हम लोग एक कैलकुलेशन लेते हैं। क्या कैलकुलेशन लेते हैं? ठीक है, हमने सबसे पहले इक्वल टू साइन डाला, इक्वल टू साइन डालने के बाद हम लोग ये सेम कैलकुलेशन लेते हैं। ठीक है, C3 प्लस नहीं मल्टीप्लाइड बाय D3 ना, D3 ये हमने दिया, ये यहाँ भी 300 आ गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस, सॉरी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की। तो एब्सोल्यूट लगाने से पहले हमने पहले बता रखा है कि हमें डॉलर साइन यूज करना है। डॉलर साइन कहाँ, अब ये C है और C है, यानी C डिनोट्स फॉर कॉलम, C डिनोट्स फॉर रो। तो हमें दोनों में क्या लगाना है, डॉलर साइन लगाना है। डॉलर साइन अगर लगाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। ये हमारा कीबोर्ड में 4 नंबर पे डॉलर साइन होता है, ऊपर जो फंक्शन की के नीचे होता है वो 4 नंबर पे डॉलर साइन है। तो हमने कॉलम के भी आगे डॉलर लगा दिया और यहाँ भी डॉलर लगा दिया, यानी कि रॉ के भी आगे डॉलर लगा दिया और कॉलम के भी आगे डॉलर लगा दिया। सेम यही चीजें इसमें भी करते हैं हम लोग, कॉलम के भी आगे डॉलर लगा देते हैं और रॉ के भी आगे डॉलर लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा, ये भी एक हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब यहाँ डॉलर साइन लगाने का मतलब होता है कि दीज वैल्यूज आर फिक्स्ड व्हेन वी कॉपी that particular cell, it will the data will not be changed। ये डेटा हमारा क्या होगा, चेंज नहीं होगा, चाहे हम कितने भी जगह कॉपी करें। इंटर मार दिया, ये हमारे पास 300 है। अब हम इस डेटा को सेम को कॉपी करते हैं। पहले हमने कॉपी किया था तो क्या हुआ था रिलेटिव में, ये अपने डेटा को कोरिलेट कर लिया था अकॉर्डिंग टू द सेल। नाउ अब हम लोग यहाँ पे कॉपी करेंगे, सेम देखो कॉपी कर रहे हैं हम लोग, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, ठीक है, एंड देन फिर से यहाँ पे पेस्ट करेंगे हम लोग। पेस्ट किया तो डेटा हमारा क्या हो गया, चेंज हुआ नहीं हुआ, हमारा डेटा क्या हो गया, कोरिलेट नहीं किया। दैट मीन्स कि we can into that particular cell in the previous cell we put the data like a dollar sign। हमने डॉलर साइन एवरी रॉ एंड कॉलम के पहले हमने डॉलर साइन पुट कर दिया था। तो डॉलर साइन जैसे ही हमने पुट किया तो क्या हो गया, हमारा डेटा जो है वो चेंज नहीं होगा। अब इस डेटा को हम कितने भी जगह कॉपी कर लें, ठीक है, हमारा डेटा फिक्स रहेगा, वो डेटा चेंजेबल नहीं होगा, ये डेटा कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। सो दिस इज द एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, इसे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। दैट मींस कि डेटा कैन नॉट बी चेंज, डेटा जो होगा चेंज नहीं होगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट साइन। अब इसे हम लोग अंडो कर दें, कंट्रोल जेड कर लें, हम लोग फिर दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। हमने रिलेटिव देखा, एब्सोल्यूट देखा था, आई होप कि सबके समझ में आ रहा होगा। सो नाउ अब हम लोग देखते हैं कौन सा, अब हम लोग देखते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस। अब मिक्स्ड सेल रेफरेंस, वी ऑल नो अबाउट दैट the mixed cell reference is a combination of absolute and relative cell reference। अब यहाँ पे हम लोग मिक्स्ड सेल रेफरेंस की बात करते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं हम लोग मिक्स्ड सेल रेफरेंस, यहाँ पे भी देख सकते हैं, बट यहाँ पे मैं अलग से समझा रहा हूँ मिक्स्ड सेल रेफरेंस क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखें। तो यहाँ भी जस्ट सेम हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, जस्ट इक्वल टू साइन एंड देन दिस सेल मल्टीप्लाइड बाय दिस वन एंड एंटर प्रेस कर देंगे। सो दिस इज द मिक्स्ड सेल रेफरेंस एग्जांपल। अब मिक्स्ड सेल रेफरेंस में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम किसी में डॉलर साइन पुट करेंगे और किसी में डॉलर साइन नहीं पुट करेंगे। तो उसके बाद हम लोग चेंजेस देखते हैं कि कहाँ तक क्या चेंजेस होते हैं। सो नाउ फर्स्ट वी हैव टू जस्ट पुट द डॉलर साइन इनटू द प्री ऑफ द रो एंड कॉलम। तो यहाँ हमने C3 के पहले भी डॉलर साइन लगा दिया और 3 के पहले भी डॉलर साइन लगा दिया। नाउ इनटू द D ऑप्शन वी हैव टू जस्ट पुट द डॉलर साइन इनटू द D एंड 3 को हमने, ये जो 3 है, ये रॉ जो है, इसे हमने ऐसे ही छोड़ दिया, यहाँ पे हमने कोई डॉलर साइन put नहीं किया। दैट मीन्स कि the 3, that means raw will be changeable according to their requirement, according to their like raw and column also। ये raw जो होगा अपने जो रिलेटिव कॉलम्स होंगे, रिलेटिव सेल्स होंगे, वो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अपने आप को रिलेट कर लेगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, ये हमारा हो गया मिक्स्ड सेल रेफरेंस। दैट मीन्स कि some places we have to just put the dollar sign and some places we have to just left, that means we have not put the dollar sign। So what happens, we will just see into that particular desktop। Now press the enter press कर दिया। So the value is 300 in the first column, but when we copy on that particular value into the next cell, so देखते हैं इसमें क्या होता है। इसको हमने कॉपी किया, now put the value into the this cell, control plus V हमने पुट कर दिया। Now the quantity, the total value is 19। अब ये 19 कैसे आया, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं।
अब देखो यहाँ पे क्या था, $C3 यानी $C और $3। तो $C3 कौन है, यानी ये वैल्यू फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकती है। फिर से हम लोग यहाँ पे देखें $D और $3। अब $D ये D है और ये 3 है, यानी डॉलर में D यही रहेगा, ठीक है, D चेंज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है, ये 3 से 4 होता रहेगा, 4 से 5 होता रहेगा, देखो यहाँ पे, ठीक है, यानी कि क्या, इसको मल्टीप्लाई करेगा किससे, इससे, फिर इसको मल्टीप्लाई, अगर हम दूसरे में लगे इसको मल्टीप्लाई करेगा इससे, दैट मीन्स कि ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू क्या हो रहा है, नहीं चेंज हो रही है। लेकिन जहां पे हमने डॉलर साइन नहीं पुट किया है वो वैल्यू चेंज हो रही है। इसको हम लोग ड्रैग करके देख लेते हैं, यहाँ तक ड्रैग करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है सब लोग। अब यहाँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 30 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू 90, यानी कि ये वैल्यू चेंज नहीं थी, ये वैल्यू फिक्स रही हमारे अगले सेल में भी कॉपी करने के बावजूद भी। और ये इसमें हमारी वैल्यू में रॉ नंबर फिक्स नहीं था, रॉ नंबर में हमने कोई डॉलर साइन नहीं लगाया था, तो ये यहाँ पे इसने अपने रॉ को चेंज कर दिया, 3 कर लिया। अब यहाँ पे 30 आया, यानी ये डॉलर साइन हमने इसमें लगाया, ये वैल्यू फिक्स है, लेकिन रॉ चेंज हो गया, तो रॉ हमारा ये इसमें आ गया, तो रॉ की वैल्यू 1 है, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 30। द सेम थिंग इज इन 5, द सेम थिंग 30 and the cell number like a D raw, the raw will be changeable, so the value is 5, so 30 multiplied by 5 equal to 150, and again the 30 multiplied by 3 equal to 90, because the value of C3 is fixed, but the D3 value, the D value will be fixed, but the raw number will not be fixed into the formula। हमने raw में formula नहीं फिक्स किया था, ठीक है, डॉलर साइन नहीं लगाया था, so ये वैल्यू क्या हो गई, ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। So this is the basic differences about the relative cell reference, absolute cell reference and mixed cell reference। So I hope कि सबके माइंड में ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें होने वाली बात नहीं है। कहाँ पे हम लोग कौन सा साइन यूज करते हैं, कहाँ हमें वैल्यू फिक्स रखनी है, कहाँ हमें वैल्यू को फिक्स नहीं रखनी है। तो आई होप कि ये सारी चीजें सबके समझ में आ गई होगी, कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। Now the next, that is some function when we apply into the particular worksheet। अब इसमें हम लोग कुछ functions अप्लाई करेंगे। We all know about the sum functions, that is the sum, average, count, max, mean। These are some functions that are used into the Excel sheet for performing the different types of calculative things। सब बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू जस्ट क्रिएट द सम। तो सम हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, हमने एक पहला ऑप्शन क्रिएट करके देखा था, देयर इज E3, E4, E5। बट यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारे पास मल्टीपल सेल्स हैं, अगर यहाँ पर 100 सेल है, ठीक है, 100 सेल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तब हमें क्या करना होगा, उस कंडीशन में हमारा ये E3, E4 लिखते रहेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है। बट हम कंप्यूटर के इस्तेमाल करते हैं टाइम टेकन को कम करने के लिए, तो हम लोग इसे डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब इसे डिलीट करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे दूसरा एक फंक्शन के थ्रू इस्तेमाल करेंगे। फंक्शन क्या होता है, द एडिशन ऑफ द पर्टिकुलर सेल, द फंक्शन नेम इज सम। सम एक फंक्शन नेम होता है जिससे हम लोग एडिशन करते हैं। इनटू दैट पर्टिकुलर फंक्शन वी हैव टू जस्ट डिक्लेयर द रेंज ऑफ सेल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रेंज ऑफ सेल को डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इक्वल टू साइन। अब उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे सम फंक्शन। जैसे ही हमने सम फंक्शन अप्लाई किया तो हमारे पास ऊपर में एक आर्ग्यूमेंट आ गया, हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया कंप्लीट कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो यानी कि करना क्या है, सबसे पहले दे रहा है कि सम के बाद हमें क्या लगाना है, सम जो है ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस दोनों होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा सबको। यहाँ पे देखो ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस दोनों दिया हुआ है। हम सबसे पहले इसे ओपन पैरेंथेसिस पे अप्लाई करेंगे। जैसे ही हमने ओपन पैरेंथेसिस पे अप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया, दिस वन इज अ नेम सम ऑफ फंक्शन, दिस वन इज अ आर्ग्यूमेंट 1 एंड दिस वन इज आर्ग्यूमेंट 2। ये हमारा आर्ग्यूमेंट 1 है और आर्ग्यूमेंट 2 है। So this is the complete structure of the particular formula। When we applied the particular cell, then these particular structure will be appear into your screen। That means कि it's just give the suggestion how to apply the formula into that particular cell। कैसे हम लोग इस सेल में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, so ये यहाँ पे दिखाता है। So first we have to just put the यहाँ पे हम लोग रेंज ऑफ सेल डिक्लेयर करेंगे। हम लोग इस पे नहीं, हम लोग रेंज ऑफ सेल पे डिक्लेयर करके बात करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू जस्ट नो अबाउट द E3। हमें किसको कैलकुलेट करना है, E3 को। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे E3। E3 हम लोगों ने डाला। नाउ हम लोग रेंज ऑफ सेल कैसे डिक्लेयर करते हैं, वी हैव टू जस्ट पुट द कोलोन साइन। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कोलोन साइन पुट करते हैं। तो वी हैव टू जस्ट पुट द कोलोन साइन। हमने यहाँ पे कोलोन साइन पुट किया।
कोलोन साइन पुट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट सेल जहां तक हमें कैलकुलेट करना है, यानी यहाँ तक कैलकुलेट करना है ना, ठीक है, तो इस सेल तक कैलकुलेट करना है, तो यहाँ तक हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस सेल को पुट कर देंगे यहाँ पे, यानी ये सेल पे क्लिक भी कर सकते हैं, हम लिख भी सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। क्लिक कर दिया, देखो यहाँ पे E7 आ गया ना, ये E7 है, तो E7। अब इसके बाद क्या था, हमें सम में क्या बता रहा था, यहाँ पे भी देख लो, ये क्या बता रहा है, अब क्लोजिंग का बता रहा है, तो नाउ जस्ट क्लोज, ठीक है। अब इसके बाद हमने पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया। सो दिस इज द कंप्लीट फंक्शन। अब ये क्या हो गया, कंप्लीट जो फॉर्मूला का स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन का स्ट्रक्चर होगा, ये कंप्लीट फंक्शन का एक स्ट्रक्चर हमारे पास हो गया। नाउ प्रेस द एंटर। अब इसके बाद हम लोग एंटर प्रेस कर देंगे एंड दिस वन शोज द कैलकुलेशन, दिस वन शोज द कैलकुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एवब वैल्यू। ये जितनी वैल्यू है इसका कैलकुलेशन कहाँ हो गया, यहाँ पे हमारा शो हो गया। सो दिस इज द सम फंक्शन, ये हमारा क्या हो गया, सम फंक्शन हो गया। यहीं पे अब बात हम करते हैं एवरेज की। एवरेज फंक्शन के लिए बात करेंगे, तो एवरेज में क्या करना पड़ता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय काउंटिंग ऑफ द नंबर, यही होता है ना, ठीक है। फर्स्ट वी हैव टू जस्ट अगेन वी हैव टू जस्ट पुट द फॉर्मूला इक्वल टू साइन एंड नाउ इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें वही सेम फीचर्स सम अप्लाई करना पड़ेगा, सम एंड नाउ क्या E3 कोलोन E7, ठीक है, E3 कोलोन E7 हो गया। अब इसे हम लोगों ने बंद कर दिया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द सम। ये हम लोग ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, या एवरेज हम लोग डायरेक्टली इस वैल्यू को लेके भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल तो हमारे पास ऑलरेडी निकला हुआ है, तो टोटल हमें दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास टोटल एवरेज अगर सारी चीजें एक साथ आती हैं तब, लेकिन अगर हमारे पास टोटल वैल्यू नहीं है तो हमें डायरेक्टली एवरेज निकालना है, तो इस कंडीशन में हमें ये फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा, मस्ट है, क्योंकि हमारे पास टोटल वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर टोटल वैल्यू थी, तो ये भी कर सकते थे कि डायरेक्ट हम लोग इस सेल को सेलेक्ट करते इस फॉर्मूला के बजाय, इस सम ऑफ E7 कोलोन लाइक ये E, सॉरी यहाँ E होगा 3 हमने लिख दिया E7, ठीक है। E3 टू E7 यहाँ पे जो है इसके बदले हम लोग इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट चलो कोई नहीं, हम लोग देख रहे हैं अभी। सो नाउ डिवाइडेड बाय सम ऑफ काउंटिंग ऑफ नंबर्स। सो हाउ मेनी नंबर्स इन अ काउंटेबल, यानी दैट मीन्स 1 2 3 4 5 वैल्यूज का हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं। सो डिवाइडेड बाय 5। यहाँ हम लोग एक और फंक्शन इस्तेमाल कर सकते थे, उसके बारे में हम लोग बाद में बताएंगे, अभी एक आइक नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 5 लिखा एंड देन प्रेस एंटर प्रेस कर दिया। अब जो हमारे पास ये जो आया हमारे पास वैल्यू, ये क्या हुआ, एवरेज ऑफ दीज वैल्यूज, इन सारे इतने के वैल्यूज का ये जो हमारा है क्या है, एवरेज है। यानी कि हम 565 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 130। सो दिस इज द एवरेज, ये हमारा क्या हो गया, एवरेज फंक्शन हो गया। सो आई होप कि सबके माइंड में क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज अ काउंट फंक्शन। अब एक होता है क्या, काउंट फंक्शन, जिस फंक्शन के बारे में अभी हम बताना चाह रहे थे, चलो ये यहीं पे आ गया, काउंट फंक्शन है। तो काउंट फंक्शन क्या होता है, दैट मीन्स कि इट काउंट द नंबर ऑफ सेल्स। ये क्या करता है, काउंट फंक्शन क्या करता है, इट जनरली काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन द नंबर्स विद इन द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। यानी कि ये क्या करता है, हमारे पास ये नंबर भी कैलकुलेट करता है, और जो आर्ग्यूमेंट होते हैं जैसे इफ एल्स अगर किसी में है या फॉल्स है, ठीक है, तो उसे भी ये यूटिलाइज करता है, उसे भी ये काउंट कर लेता है, उसकी वैल्यू के ये 0 या 1 करके काउंट कर लेता है। तो हम सबसे पहले इसे देखते हैं काउंट फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल टू साइन लगाएंगे, और हमारे पास जो फंक्शन नेम है वो क्या है, काउंट फंक्शन नेम है। तो काउंट अप्लाई किया एंड देन हम लोग फिर से पैरेंथेसिस दिए, तो हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू 1 और वैल्यू 2। हमें डिक्लेयर करना है कि जो हमारा रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ तक का होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू को इसे कैलकुलेट करना है, मतलब नंबर ऑफ काउंट करना है, यहाँ से करना है शुरू, और कहाँ तक को ये काउंट करेगा। बाय द वे यहाँ तक करेगा, यहाँ तक करेगा, यहाँ तक करेगा, कितने तक को काउंट करेगा, हमें ये चीजें पुट करनी है। हम लोग दे देते हैं यहीं तक का करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं, ये नंबर ऑफ काउंटिंग बताता है। तो हमारे पास वैल्यू इतनी ही है, बाकी सारे कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन को भी काउंट कर सकता है, ये चीजें याद रखना, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने दे दिया है, नाउ इसे हम लोग क्लोज कर दिया, ठीक है। क्लोज करने के बाद जब भी हम इसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास नंबर ऑफ काउंटिंग बता देगा। यानी कि अगर ये हम लोग काउंटिंग एवरेज में अप्लाई करते ये वाले, हमें, क्योंकि अगर हमारे पास बाय द वे एक चीजें हैं, टिपिकल चीजों की बात करें, तो अगर हमारे पास ये 5 काउंटिंग था तो हमने यहाँ 5 काउंट करके लिख दिया, बट यहाँ पे अगर 1000 काउंटिंग होते तो क्या होता, तो काउंटिंग करना मुश्किल था। या तो हम लोग इधर से काउंटिंग करते, तो 3 छोड़ के 3 घटा के हम लोग काउंट कर लेते, तो इस तरह से काउंटिंग, फिर भी काउंटिंग टफ था, 1 बाय 1 हमें देखना पड़ता।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली काउंट फंक्शन अप्लाई कर देते, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली अगर काउंट फंक्शन अप्लाई कर देते, यानी काउंट फर्स्ट सेल एंड नाउ रेंज लास्ट सेल, अगर ये हमने लिख दिया, यानी सम में हमने दो क्या अप्लाई किया, सम भी अप्लाई किया, ठीक है, एंड देन काउंट भी अप्लाई कर दिया, यानी ये ऑटोमेटिकली काउंट भी कर ले, ऑटोमेटिकली सम भी कर ले, एंड देन प्रेस द एंटर। देखो द वैल्यू विल नॉट चेंज, वैल्यू क्या हो गया, नॉट चेंज हो गया। यही मैं बताना चाह रहा था कि अगर हम लोग यहाँ काउंट फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू उतनी ही आ जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास वैल्यू वही आ जाएगी। So this is the basic benefit of the count function. When you apply the count function, it will be automatically count the number of cells. ये क्या कर लेता है, ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ सेल को काउंट कर लेता है। तो ये हमारा काउंट फंक्शन हो गया। काउंटा फंक्शन भी ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। काउंटा फंक्शन हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट फंक्शन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। जनरली काउंटा फंक्शन वर्ड प्रोसेसर मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो उसमें काउंटा फंक्शन का इस्तेमाल ना के बराबर होता है, यानी कि एक्सेल में उसमें नहीं होता, बट हमारे इस ओपन ऑफिस राइटर में काउंटा फंक्शन भी इस्तेमाल होता है। बट जनरली काउंटा फंक्शन हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, काउंटा फंक्शन का इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि ये क्या करता है, काउंट, ये नंबर को भी काउंट कर लेता है और क्या करता है, जो लिस्ट आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, ये उसे भी काउंट करता है। ये और क्या करता है, ये टेक्स्ट एंट्रीज को भी काउंट कर लेता है, बट काउंट फंक्शन टेक्स्ट एंट्रीज को नहीं काउंट करता है, बट ये क्या करता है, टेक्स्ट एंट्रीज को भी काउंट कर लेता है। चलो हम लोग देखते हैं इसको, फिर से वही फॉर्मूला लिखा हमने, लाइक काउंट, देन अप्लाई किया, ठीक है, हमने वैल्यू को यहाँ से चूज किया एंड नाउ अभी से यहाँ पे क्लिक कर किया एंड नाउ लास्ट वैल्यू को चूज कर लिया, अभी से कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, काउंट। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सॉरी, ये यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, काउंट का, ठीक है। ये काउंटर फंक्शन हमने इस्तेमाल किया, अंदर से प्रेस किया, ये हमारे पास जो वैल्यू है E5 यही करके दिखा दिया हमारे पास। एक मिनट मैं बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो ये क्या करता है, दोनों काउंट और काउंटर फंक्शन क्या करते हैं, दोनों जो है कौन से सेल को इग्नोर करते हैं, एम्प्टी सेल को दोनों इग्नोर करते हैं। बट दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग। तो काउंट फंक्शन जनरली जो है टेक्स्ट डेटा को कैलकुलेट नहीं करता है। जैसे अब हम लोग बात करें, यहाँ पे इसका सेल है E2, तो हमने यहाँ पे डाल रखा है E2, हम लोग यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। E2 फंक्शन इस्तेमाल किया, E2 में देखो इसने E2 से हम लोगों ने शुरू किया काउंट करना, तो ये जो टेक्स्ट वैल्यू है ये इसे छोड़ दिया, ये E2 सेल था, बट इसने क्या किया, अभी भी ये 5 ही कैलकुलेट कर रहा है क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यू को काउंट नहीं करता है। एम्प्टी सेल को भी काउंट नहीं करता। बाय द वे अगर कोई एम्प्टी सेल है तो अगर एम्प्टी सेल को दोनों में से कोई भी नहीं काउंट करते, तो उसको हम लोग बाद में बताएंगे, पहले एक चीज देख लो। ये काउंट फंक्शन जैसे अप्लाई किया हम लोगों ने, तो ये टेक्स्ट वैल्यू को एंट्री नहीं दिया, इसको काउंट नहीं किया। बट वहीं पे अगर इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं, काउंटा में E2 को ले लेते हैं, तो ये टेक्स्ट वैल्यू को काउंट कर लेता है। दैट मींस कि इसने दे दिया नंबर ऑफ सेल 6, यानी कि इसने टेक्स्ट वैल्यू को एंट्री कर दिया। बट यहीं पे अगर बात करें हम लोग ये एम्प्टी सेल की, कि क्या दोनों एम्प्टी सेल को काउंट करता है, तो नहीं। अगर एम्प्टी सेल को हमने सेल को एक एम्प्टी कर दिया, ठीक है, तो देखो दोनों में से एक एक वैल्यू घट गई। दैट मींस कि एम्प्टी सेल को दोनों में से किसी ने नहीं काउंट किया, तो एम्प्टी सेल को दोनों में से कोई काउंट नहीं करता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द काउंट एंड काउंटर फंक्शन। तो आई होप कि सबके समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसमें सारी चीजें क्लियर है। बाकी सारे फंक्शंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये सारी चीजें सबकी क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आई होप अगर कंफ्यूजन होगा तो यू कैन जस्ट कॉल मी एंड व्हाट्सएप मी टू माय नंबर। So thank you, have a good day and stay home, stay safe.